ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को वो नहीं है इस बार के परिणाम से। बिल्कुल, और उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि अगर कांग्रेस की सीट बढ़ती है तो देखना होगा कि कांग्रेस किसके साथ जाती है, क्योंकि सत्ता में अकेले काबिज हो पाना तो मुश्किल है जी। लेकिन अगर सीट बढ़ती है। मैं रेनू अपने सहयोगी पवन के पास चलूंगा जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर मौजूद है। पवन, सुबह से ही जो नेताओं का टेम्पल रन है उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, फरा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए आम आदमी पार्टी कार्यालय से। फरा, क्या अपडेट मिल पा रहा है? वोटों की गिनती शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है और यहाँ पर हलचल भी हो गई है। यहाँ पर नेताओं ने आना शुरू कर दिया है और वो पूरे कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग जो है वो जीत निश्चित तौर पर पूरी करेंगे और हम जीतेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से जो काउंटिंग शुरू हुई है, पहले देखा जाएगा कि किस तरीके के रुझान आते हैं, लेकिन अभी के लिए सब कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि चहल पहल शुरू हो गई है। यहाँ पर बाकायदा स्क्रीन लगाई गई है, तमाम इंतजाम किए गए हैं और आप कहीं ना कहीं अभी भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्योंकि तमाम लीडर्स के बयान सामने आ रहे हैं और वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और हमें पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, और फरा, चूंकि अभी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बातों में दिखाई दे रहा है, हम बात कर रहे हैं संदीप दीक्षित की, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं कि अगर ऐसी कुछ स्थिति आती है तो शायद गठबंधन हो सकता है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कोई गठबंधन नहीं होगा। तो अभी भी जो तालमेल है वो पार्टियों के बीच नहीं है, लेकिन कुछ कुछ शिगुफे छोड़े जा रहे हैं बीच बीच में। दिख रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से होता है कि वोट पूरे नहीं कर पाते तो कांग्रेस हो सकता है इस विचार के लिए रेडी हो कि भाई गठबंधन हो जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो साफ तौर पर अभी ये कॉन्फिडेंट होकर चल रही है कि वो पूरी तरीके से मुख्यालय में हमारे संवाददाता पवन भी मौजूद है। पवन, क्या कुछ तस्वीरें, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और काफी उत्साहित बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी नजर आ रहे थे, फिलहाल अभी क्या अपडेट वहां से? देखिए, काउंटिंग जरूर शुरू हो गई है, लेकिन उसके बीच में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनके बीच भी चर्चा का यही सवाल है कि क्या होने वाला है। शिवम जी, क्या है माहौल, क्या लग रहा है, क्योंकि अब काउंटिंग अब शुरू हो गई है? मुझे लगता है माहौल आपके चैनल ने भी दिखाया है और दिल्ली की जनता ने भी दिखाया, और जिस तरीके का माहौल है मैं मानता हूं कि मीडिया में कमोबेश सब इस चीज को देख ही रहे हैं। और किस तरह की स्थितियां हैं, आप 2020 के एग्जिट पोल्स उठाकर देखिए, ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने अरविंद केजरीवाल को 60 से 50-55 के बीच में सीटें दी थी। जाहिर है सबकी अपनी प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी काउंटिंग शुरू हो गई है तो 1-1.5-2 घंटे और आप देखेंगे कि इस बार कमल खेलेगा। डॉक्टर साहब, अब एग्जिट पोल का काम तो अब खत्म हो गया, अब तो काउंटिंग हो गई है, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक उगता सूरज है और आम आदमी पार्टी एक डूबता सूरज है। मुझे लगता है कि ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है और जिस तरह से क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी अरविंद केजरीवाल जी के लिए हो गई है दिल्ली में, एक तरफ विश्वास की पॉलिटिक्स है, एक तरफ विकास की पॉलिटिक्स है, एक तरफ परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ केवल करप्शन और कट्टर भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है। तो दिल्ली की जनता ने देख लिया है 11 सालों में उन्होंने क्या किया, अब वो 11 मिनट में आपको पता चलने वाला है कि क्या होने वाला है। लखेड़ा जी, आप उत्तराखंड से भी बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड के बहुत सारी संख्या में यहाँ वोटर हैं, खुद मुख्यमंत्री आए, तमाम नेता आए, उन्होंने प्रचार किया, क्या उत्तराखंड के मतदाता बीजेपी के साथ आए? सदैव भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी और सनातन विचारधारा के साथ रही है। अब जब से भाजपा का उदय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सदैव इस धारा के साथ रही है। और दिल्ली में तो आम जनता से पूछे, और आप तो विद्वान मीडिया हैं, आपका जो रुझान आ रहा है और अभी रुझान शुरू भी हो गए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। 1-8 घंटे में आप देखिएगा किस तरीके से जनता में जो उत्साह था वो वोटों में तब्दील होकर परिणामों में सामने दिखाई देगा। तो काउंटिंग की शुरुआत के साथ साथ जो नेताओं का जो अपना आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी दफ्तर के अंदर, और तमाम जो नेता हैं वो अब ये दावा कर रहे हैं कि कुछ देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और सरकार बनाते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं नजर आएगी। लेकिन उसके साथ साथ अभी ये जरूर है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं नेताओं के मन में भी अभी ये है कि कम से कम थोड़ी देर का इंतजार करना चाहिए, स्थिति तब स्पष्ट होगी। क्योंकि दिल्ली में, जैसे कि मैं लगातार बता रहा हूं, जो मतदाताओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा नहीं है सीट पे, जैसे कि आमतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इस जगह
होती है 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख की जो विधानसभाएं होती हैं, लेकिन यहां दिल्ली में जो है 1.25 लाख 1.5 लाख की विधानसभाएं हैं, उसमें भी किसी पे 55% मतदान हुआ है, किसी 50% हुआ है, किसी पे 60% हुआ है। तो ऐसे में जो है वो मतदाता जो है वो बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं हुई, तो ऐसे में जो हार जीत का अंतर होगा बहुत सारी सीट्स पर वो होगा 1000, 1500, 2000, 3000 के आसपास। तो ऐसे में एग्जिट पोल्स के लिए भी बहुत मुश्किल होती है स्थिति को स्पष्ट प्रिडिक्ट करना। तो ऐसे में सभी नेता, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो, वो कहीं ना कहीं अभी इंतजार करना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि कम से कम थोड़ा पहले थोड़ी स्थिति स्पष्ट हो जाए, एक बार कम से कम 11-12 बजे का जो है एक टाइम हो जाए जिससे एक माहौल साफ जाता हुआ दिखाई दे जाए। बिल्कुल, लेकिन पवन अभी तक किसी ने सीटों को लेकर दावा नहीं किया कि हमारी कितनी सीटें आ रही हैं। मुझे वो लोकसभा चुनाव के और उसके बाद कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का दिन याद आ रहा है, जब नेता सीट का दावा कर रहे थे कि इस सीट पर हम इतने अंतर से जीतेंगे, इस सीट पर हम इतने अंतर से जीतेंगे, और कुछ दावे सही भी हुए। लेकिन दिल्ली में अभी तक किसी भी नेता ने खुलकर यह नहीं बोला कि आप कितनी सीट से जीत रहे हैं, कांग्रेस कितनी सीट से जीत रही है, या बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, पर हाँ अपने अपने जीत के सभी दावे कर रहे हैं। प्रियंका जी मुझे फ्रेम में नजर आ रही है। प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। बातचीत करेंगे, हमारे साथ प्रशांत कुमार जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। प्रशांत जी बहुत स्वागत है। विनीत दुबे जी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बारीकियों की बात करेंगे। विनीत जी पहला सवाल या यूं कहें पहली प्रतिक्रिया, जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव के परिणामों के कहिए कि औपचारिक शुरुआत हो गई है, वोटों की गिनती शुरू हो गई है, थोड़ी हवा ठंडी बहती है दिल्ली में इन दिनों, लेकिन सियासी गहमा गहमी काफी ज्यादा है। कोई भी सीटों का दावा नहीं कर रहा, लेकिन जीत के दावे हर कोई कर रहा है। आपके इससे स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी राजनीतिक संगठन, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो जीत के दावे जरूर कर रहे हैं, मगर उनमें विश्वास की कमी है। कारण बेचैनी है, क्योंकि दिल्ली की इस बार की चुनाव जो है वो पिछले कई चुनावों की अपेक्षा इस बार बहुत अलग तरीके से लड़े गए और विधानसभा वाइज चुनाव लड़े गए, जो अपने आप में एक पिछले 15 साल के पैटर्न को तोड़ता हुआ दिख रहा था। तो मैं समझता हूं कि जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं या जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, लीडर्स हैं, सब में ये अमूमन राजनीतिक पार्टियों में कहा जाता है कि चुनाव वाले दिन को कयामत की रात कहते हैं, मगर आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि काउंटिंग के पहले लोगों को नींद नहीं आ रही। तो कोई विश्वास बहुत हो दोनों ही पार्टियों में, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और बहुत सही बात है कि वोटिंग भी 3% के आसपास कम हुई है, तो मार्जिन भी बहुत कम होने वाला है। इसलिए ये बेचैनी और घबराहट अंदर से सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं में तो बहुत ज्यादा है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। और साथ ही प्रियंका जी का पहले रुख करते हैं। प्रियंका जी, सुना आपने भी यहाँ पर विनीत जी को। और दूसरी बात यह कि इस वक्त हमारे जो संवाददाता हैं वो बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, उन्होंने बात की सभी नेताओं से। उनका यह कहना है कि बीजेपी पार्टी एक उगता हुआ सूरज है, जिस पार्टी के दावे हैं कि सबसे ज्यादा कार्यकर्ता उनके पास हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं आशीष, तो सबसे ज्यादा जो दूसरी पार्टियों के नेता है वो भी बीजेपी में ही शामिल हुए हैं। सबसे ज्यादा तब्दीली लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिली है। तो उगता हुआ सूरज तो नहीं है, धधकता हुआ सूरज है बीजेपी पार्टी। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में कमी क्यों नजर आ रही है नेताओं में? दावे के साथ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि हम इतनी सीटें लेकर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को हरा रहे हैं? निश्चित तौर पे जनता विकास की धारा चाहती है, राष्ट्र हित में आज युवा कार्य करना चाहता है। एक जो विजन हुआ करता था जनता का, एक पहले ट्रेडिशन चलता था परंपरागत वोट का, आज वो खत्म हुआ है। शिक्षित वोटर है, वो अपना फायदा और देश का फायदा दोनों देख करके काम करना चाहता है। और दिल्ली जिस तरह से पूरे देश का दिल है, निश्चित तौर पर विकास के साथ आगे बढ़ना चाहेगा। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वादे भारतीय जनता पार्टी कहती है, करती है। और जिस अगर हम बात करें कैलकुलेटिवली, अगर यूसीसी की बात करें या सेक्शन अगर आर्टिकल 370 की बात करते हैं या महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जिन अगर हम बात करें मैनिफेस्टो को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी का अगर हम बात करें जन्म हुआ था, भारतीय जनता पार्टी आज उन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ी और अपने वादों करते हुए। इलेक्शन खत्म हो गए हैं, अब जनता ने वोट दे दिया है। ये बातें करने का कोई समय नहीं है। अब आपने जो काम आपने किया, जनता ने उस पर वोट दे दिया है। अब इलेक्शन खत्म हो गया, अब आइए असली रूप में आइए, असली जमीन पर उतरने की कोशिश कीजिए। कुछ एक विषय मैं उस पर आपसे बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है आपको सीधा विषय पर लेकर आता हूं मैं। ये जो दिल्ली की राजनीति है इस वक्त, देखिए मुख्यमंत्री है एक महिला,
बीजेपी के पास भी 2-3 बड़े बड़े चेहरे हैं, मसलन स्मृति ईरानी हो गई, अब बीजेपी की तरफ से क्या वो एक अच्छा चेहरा हो सकती है, क्योंकि सीएम के चेहरे पर अभी तक किसी ने बात नहीं की। अगर जीत का दावा कर रहे हैं तो सीएम का चेहरा भी क्लियर करना होगा। क्या एक बार फिर से ये महिला मुख्यमंत्री देकर बीजेपी चौंकाएगी, क्योंकि हर राज्य में हमने देखा बीजेपी ने हर बार मुख्यमंत्री के नाम पे चौंकाया है। राजनीति में सब संभव है, अब कोई भी असंभवता नहीं होती, और उसी संभव की जो विश्वास रहता है, वो सांभ्यवाद के विश्वास और सिद्धांत के साथ में राजनीति की जाती है। बिल्कुल रोकना चाहेंगे आपको। और इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव का एक पहला रुझान नजफगढ़ से बीजेपी रुझानों में आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, यानी कि खाता खुल चुका है और बीजेपी पहला रुझान अपने साथ लेकर आई है। और नजफगढ़ विधानसभा सीट जहां पर अभी बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी के लिए पहला रुझान सामने आया तो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन रुझान से परिणाम तक के बीच का जो सफर है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी के लिए भी बोलना इस बारे में। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक रिएक्शन प्रशांत जी आपका लेना चाहूंगा। 10-11 साल आप लोग सत्ता में रहे, बहुत काम किया, बहुत काम के दावे किए गए, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, बड़े बड़े नेता जेल होकर आए, विधानसभा का चुनाव बड़ी मुश्किल से लड़ा, और कितनी मुश्किल लग रही है जीत में? देखिए, जीत को लेकर के हम बहुत जो है आश्वस्त हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता ने काम की राजनीति को वोट किया है, गुंडागर्दी करने वाली पार्टी को वोट नहीं किया है। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था आशीष जी, इस मायने में भी कि इस बार ये चुनाव एक पूरे सिस्टम के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा, हमारे सब लोगों, नेताओं, कार्यकर्ताओं के द्वारा लड़ा गया। अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में एक पार्टी सिर्फ बीजेपी नहीं थी, बीजेपी, कांग्रेस एक ही यूनिट, उसके साथ साथ गुंडागर्द, सीबीआई, ईडी, आईटी, दिल्ली पुलिस और ऊपर से चुनाव आयोग, जिसने डाटा अपलोड करने में इतना वक्त लगा दिया। जब उनको ये पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल जी से लड़ाई है, किसी मामूली व्यक्ति से नहीं। प्रशांत ये तरीका तो कांग्रेस का था। आप लोग कब से ईवीएम और चुनाव आयोग पर, आप लोग कब से ईवीएम और चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने लगे? ये तो हमने कांग्रेस के उसमें देखा कि जहां चुनाव हारते हैं वहां ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, जहां जीतते हैं वहां कहते हैं हमारी जीत हो गई। देखिए, चुनाव हारने या जीतने से परे है, ईवीएम पर हमेशा सवाल उठाए गए हैं। और निश्चित रूप से आप देखिए किस तरीके से एडीआर की रिपोर्ट भी आपने देखी होगी कि इन्होंने किस तरीके से हेरफेर की है। तो चाहे ईवीएम हो, और इस सबका जो है रचयिता कौन है? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग किसके चरणों में जो दंडवत प्रणाम किए हुए? भाजपा के। आपने देखा दिल्ली में गुंडागर्दी किस हद तक चली, नोट बांटे गए, क्या नहीं बांटा गया, हुई है तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और अगर परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ गया तो क्या तब भी आप यही बात बोलेंगे? राम, अगर ये महिला सम्मान की बात करते हैं भाजपा वाले, तो राम रहीम को आवश्यकता क्यों पड़ जाती है इनको हर चुनाव में? उसको जो पेरोल पर बहाल ले आते हैं, बिल पे बहाल ले आते हैं, एक साल में 14 बार। तो महिला सम्मान पर भाजपा जो है ज्यादा ना बोले, उस पर बोलने लायक उनकी जो है मुंह नहीं है। और मैं वापस दिल्ली चुनाव पे आता हूं। 2 मॉडल के बीच में ये चुनाव था, बहुत स्पष्ट था। एक तरफ जनता का पैसा, जनता के बिजली, पानी, बसों की यात्रा, चाहे अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, इस पर देने वाले अरविंद केजरीवाल जनता का पैसा जनता पे खर्च कर रहे थे। दूसरी तरफ जनता का पैसा अपने अरबपति जो मित्रों को लुटाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी पार्टी थी। बिल्कुल प्रशांत जी, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जंगपुरा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया अभी पीछे चल रहे हैं। और यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कितनी देर आगे रहेंगे, ये परिणाम में कब तक बदलेगा, इसके लिए तो कुछ इंतजार करना होगा। जंगपुरा से एक बड़ी खबर है, जहां पर जंगपुरा में अब मालवीय नगर से एक बड़ी खबर, इनू मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हो चुके हैं और आप ये देखिए कि नई दिल्ली सीट से बीजेपी आगे चल रही है, केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। वो चेहरा जो जेल से आने के बाद पूरी आम आदमी पार्टी एक बार फिर से तंदुरुस्त हो गई थी, मजबूत हो गई थी कि अब हमारे नेता बाहर आए और अब हम चुनाव प्रचार तेजी से करेंगे, और वो इस वक्त रुझानों में पीछे चल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के रुझान जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे बातें और बढ़ेंगी, और इस वक्त केजरीवाल का पीछे रहना आम आदमी पार्टी के लिए किस तरीके का रिएक्शन होगा वो भी जान लेते हैं। प्रशांत जी, हमारे बड़े नेता हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे सौरभ भारद्वाज जी हों, चाहे सोमनाथ भारती जी हो, चाहे गोपाल राय जी हो, जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, कोई भी हो, चाहे आतिशी जी हो, स्वयं मुख्यमंत्री, सब नेता जो है बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में चुनाव जीतेंगे। अभी शुरुआत है,
तो ये शुरुआत में थोड़ा सा भाजपा वालों को जंगपुरा खुश रहने से का मौका बीजेपी आगे देते चल हैं, रही है और कोई यहां से दिक्कत नहीं है। मनीष सिसोदिया भी पीछे चल रहे हैं। दो बड़े चेहरे से दूर करेंगे। पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी, क्या तस्वीरें आपके पास? देखिए, जैसे जैसे रुझान आने लगे हैं तो एक चीज स्पष्ट होने लगी है कि धीरे धीरे जिस तरह से चुनाव पूरा लड़ा गया, एक एक चीज पर बीजेपी ने ध्यान दिया गया, एक एक चीज की रणनीति बनाई गई, उसी को लेकर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप गुप्ता भी हैं। अनूप जी, आप लंबे समय से बीजेपी कवर करते रहे हैं, दिल्ली का आपने इतने सारे चुनाव देखे, चाहे 2015 की बात करें, 2020 की बात करें, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की रणनीति में अलग क्या था? क्योंकि आपको अपडेट दे दूं कि नई दिल्ली सीट और जंगपुरा, जहां से मनीष सिसोदिया, दोनों ही सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए पवन, 27 साल हो गया, एक लंबा वनवास है बीजेपी के लिए, जहां पर सत्ता नहीं है, देश की राजधानी है, केंद्र में सरकार है, उसके बावजूद यहां पर सरकार नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि यहां पर किसी तरह से सरकार यहां पर बने। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट के तौर पर बीजेपी चुनाव लड़ी है। एक एक सीट पर, एक एक बूथ पर उन्होंने मेहनत की है और इसी का नतीजा है जो आप अभी सामने देखेंगे। रुझानों में आपको दिखेगा कि किस तरीके से बीजेपी पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेगी। देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि कौन चुनाव जीत जाएगा, लेकिन इतना जाहिर है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और पिछले 2 बार के तुलना में इस बार बहुत अच्छा आपको रिजल्ट बीजेपी के लिहाज से आपको देखने को मिल सकता है। नहीं, मेरा सवाल यह है कि 3 बड़ी सीटें और 3 बड़े उम्मीदवार, चाहे वो नई दिल्ली की बात करें जहां से खुद अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया और कालकाजी से आतिशी जो खुद मुख्यमंत्री हैं, इन तीनों उम्मीदवारों के सामने बीजेपी ने 3 अपने बड़े नेता मैदान में उतारे। उसको लेकर बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी थी? नहीं, बिल्कुल। अगर सिर्फ नई दिल्ली सीट की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली सीट में अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री रहे, बहुत बड़ा चेहरा उनका है। इसके अलावा परवेश वर्मा, आपको मालूम है कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, बड़ा नाम है, यहां पर सांसद रह चुके हैं। दूसरी तरफ संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, यानी कि एक बड़ा मुकाबला एक कह सकते हैं कि इन तीनों नेताओं के बीच देखने को मिलेगा और ये रणनीति का ही भाग है, क्योंकि जिस तरह से परवेश वर्मा को बीजेपी ने इस चुनाव में उतारा है, जाहिर सी बात है बहुत टफ फाइट आपको देखने को मिल सकता है। वॉकओवर अरविंद केजरीवाल को इस सीट पे नहीं है। जहां तक मनीष सिसोदिया की बात है, मनीष सिसोदिया ने अपने सीट को चेंज किया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। अब कितना भुगतना पड़ेगा, कितने से वो हारेंगे या जीत होगा, ये अलग बात है। आतिशी मरलेना, चूंकि रमेश बिधूड़ी वहां के लोकल हैं, सांसद रहे हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो वो चुनाव जल्दी हारते नहीं है, वो जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर माने जाते हैं। तो ये तीनों कैंडिडेट के अगेंस्ट में बीजेपी ने अपने कह सकते हैं कि स्टार लीडर्स को उतारा है, तो वाकई इनके लिए बड़ी दिक्कत है अभी, लेकिन देखना होगा जैसे जैसे रुझान आएगा सारी चीजें सामने आ जाएगी। बीजेपी की जो रणनीति थी इस बार पूरे विधानसभा चुनाव में, वो बजाय पूरे प्रदेश में लड़ने के उन्होंने एक एक सीट को टारगेट किया विधानसभा वाइज। वहां 6-6 महीने पहले प्रवासी भेज दिए गए, उनको ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कराई गई, तो उससे बीजेपी को कितना लाभ, कम से कम अगर एग्जिट पोल्स की अगर बात करें या शुरू के रुझानों की बात करें, उससे कितना लाभ मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए पवन, एक बात बताऊंगा कि हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ने के लिए या मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं है। लेकिन इस बार के चुनाव में चेहरा पर किसी ने बात नहीं, पवन कालका जी से आतिशी मरलेना पीछे चल रही है। कालका जी विधानसभा सीट एक और हॉट सीट है, इसका फायदा आपको देखने को। अनूप जी, एक और अपडेट आ रहा है कि नई दिल्ली और जंगपुरा से तो आम आदमी पार्टी पीछे चली रही थी, कालका जी से भी आतिशी मरलेना जो खुद मुख्यमंत्री हैं वो भी पीछे चल रही हैं, यानी कि तीनों बड़ी सीट से आम आदमी पार्टी के 3 बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इसी बात का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि रणनीति बहुत अच्छी रही और जहां तक बात करें बूथ स्तर पर बीजेपी ने काम किया, जिसका आपको रिजल्ट में दिखेगा कि किस तरीके से रिजल्ट में ये रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन फिर भी पवन, आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अर्ली ट्रेंड है। अभी धीरे धीरे आपको 10 बजे और 10:30 11 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा जब स्थिति थोड़ी साफ दिखेगी। अभी एकदम अर्ली ट्रेंड है, इस पे अभी किसी तरह का कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करना चाहिए। देखिए, जाहिर तौर पर जो बात मैं लगातार कह रहा था कि अभी बहुत अर्ली ट्रेंड है, क्योंकि दिल्ली में जो विधानसभाएं हैं
उनमें मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख के आसपास मतदाता है। तो ऐसे में जो और वोटिंग परसेंट जो है विधानसभा सीटों पर 50%, 55%, 60% के आसपास हुआ है। तो ऐसे में जो भी पार्टी मतलब आम राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, उनमें जो हार जीत होती है 40-40, 50-50 हजार वोट और 1 लाख वोट के मार्जिन से हो जाती है। लेकिन यहां जो है, जैसे मान लो कि नई दिल्ली की जो संख्या है 1,40,000 वोटर हैं यहां, और यहां 55% के आसपास वोटिंग हुई है, यानी कि तकरीबन 80,000 के आसपास वोटिंग हुई है। उसमें से 40,000 जिस पार्टी को वोट मिल जाएगा वो पार्टी जीत जाएगी। तो ऐसे में जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में 40-40 हजार के मार्जिन से सीट जीता करते हैं, यहां कैंडिडेट को 40,000। अनूप ने भी इस बात का जिक्र किया, आप भी पवन इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो जो रुझान है वो एक बूस्ट का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता जो काम में लगे होंगे, उनकी पार्टी के जो रुझान अच्छे आ रहे हैं। देखिए 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है अभी, ये बात जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक बड़ा बूस्ट देगी। 5 से 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, ये बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूस्ट देगी। लेकिन 4 बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के पीछे चल रहे हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल है, पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है, कन्वीनर है पार्टी के, और ऐसे बड़े बड़े चेहरे, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े चेहरे विनीत जी अगर पीछे चल रहे हैं। विनीत दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, रिएक्शन लूंगा। ये बात दिखाती है कि रुझान जरूर सांसें ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन जो मेरा सवाल है मैं उस पर अब आता हूं। ये जो पिछले 10 साल में, 15 साल में हमने ट्रेंड देखा, बदलाव देखा, बड़े बड़े नेता जहां से चुनाव लड़ते थे, एक अघोषित रूप से एक तालमेल होता था, वहां से दूसरी पार्टी अपने किसी बड़े कैंडिडेट को नहीं उतारती थी, बनस्पत एक थोड़ा कमजोर कैंडिडेट उतारा जाता था, एक अघोषित सा समझौता बड़ी पार्टियों के बीच में होता था। लेकिन बीजेपी जब से सत्ता में आई है केंद्र की, तब से हम देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने स्टार को उतारती है, वहां से बीजेपी भी अपने बड़ा चेहरा उतारती है। राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी को उतार दिया, 2 बार उन्हें चुनाव लड़वाया, दूसरी बार में उन्होंने जीत हासिल की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में हम वही देख रहे हैं, ट्रेंड बदला है पिछले 2 दशकों में राजनीति का। निश्चित तौर पे अलग अलग राजनीतिक संगठनों में जो एक पारस्परिक संबंध होता था, उसमें तो बहुत कमी आई है। और भारतीय जनता पार्टी जब से नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, तब से एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है। तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ हो, सोनिया जी के खिलाफ हो, या और अन्य नेता अन्य प्रदेशों में भी आप देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई नाम मात्र के लिए चुनाव लड़ा गया हो। और यहाँ दिल्ली में भी आप देखेंगे कि दिल्ली में अगर सबसे अच्छी समझने की बात भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे एग्रेसिव होकर तो इन 3 सीटों पे लड़ी, और निसंदेह हर सीट के लिए एक अलग स्ट्रेटजी के साथ लड़ी। आपको याद होगा 2020 के चुनाव में गृह मंत्री जी घर घर पर्चा भी बांट रहे थे, तो ऐसा एग्रेसिव प्रचार सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा इस बार नहीं हुआ इस तरह का। किंतु अगर आप देखेंगे कि विधानसभा वाइज कार्यकर्ताओं के साथ, पन्ना प्रमुखों के साथ और अपने संगठन के और साथियों के द्वारा जो डोर टू डोर कैंपेन है वो बहुत एक्टिव रहा। तो बीजेपी की तो ये रही। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में जो मैं समझ पाता हूं कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी हो गई। बिल्कुल विनीत जी, लौटेंगे हम आपके पास और सीधे इस वक्त रुक करेंगे सीधे रट का, जहां पर ममता हमारे साथ मौजूद है और बताएंगे कि इस वक्त क्या कुछ अपडेट है। जी ममता। बिल्कुल, देखिए अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए अभी पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं, अभी ये रुझान से पहले मैं आपको दे देती हूं। देखिए यहां पर पूरी लिस्ट है और आप देख सकते हैं मोती नगर से इस वक्त हरीश खुराना आगे हैं बीजेपी पार्टी से। किरारी की अगर बात करूं तो वहां पर अनिल झा इस वक्त आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के। परपटगंज से रविंद्र सिंह नेगी बीजेपी के उम्मीदवार जो आगे चल रहे हैं। रजौरी गार्डन से मजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी से आगे चल रहे हैं। और ओखला सीट, देखिए ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में है और अमनतुल्ला खान यहां से विधायक भी हैं और वो अभी इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। बादली की अगर बात करें तो देवेंद्र यादव पहली सीट ऐसी है जो कांग्रेस इस वक्त आगे बढ़ रही है, जिसमें वो बादली की सीट है। ये एकलौती सीट है जहां पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। और शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन इस वक्त आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ ही अगर बात ग्रेटर कैलाश की करें तो यहां पर सौरभ भारद्वाज ने इस वक्त आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जिन्होंने लीड बनाई हुई है। तो ये अभी रुझान है और अभी ये रुझान जो निकलकर सामने आ रहा है इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि काफी कांटे की टक्कर है। चाहे बात आम आदमी पार्टी की करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों ही इस वक्त लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये रुझान जब नतीजों में तब्दील होंगे तब का आंकड़ा देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार अपडेट्स मैं आपको दे रही हूं। देखिए कालका जी ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। रमेश बिधूड़ी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार है। आतिशी इस वक्त पीछे चल रही है। वर्तमान में जो सीएम है करावल नगर कपिल मिश्रा यहां से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश ये कुछ ऐसी हॉट सीट है जिस पर सभी की नजरें हैं। सौरभ भारद्वाज यहां से उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के जो इस वक्त आगे चल रहे हैं। बादली से देवेंद्र यादव आगे हैं और ओखला अमनतुल्ला खान यहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो है आगे चल रहे हैं। तो ये अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं।
हैं। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये शुरुआती रुझान है, अभी इन नतीजों में बदलना बहुत जरूरी है और देखना होगा नतीजे जब सामने आएंगे तो क्या स्थिति रहेगी। बिल्कुल, और चूंकि ये समय इस तरह का है कि इस वक्त कार्यकर्ताओं का जो ब्लड प्रेशर है उनके उत्साह के साथ घटता और बढ़ता रहेगा। ये चंद्रमा की कलाओं जैसा होगा जब तक रुझान परिणाम में न बदल जाए, कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा। और ये जो रुझान है ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिलचस्पी बनाए रखते हैं दिन भर, दर्शकों को बांधे रखते हैं दिन भर, और कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये समय होता है जब रेणु के रुझान 13 सीटों का रुझान अगर बीजेपी के पक्ष में जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो यूं ही बढ़ जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 8 सीटों पर, वहां पर उनके बॉडी में विटामिन का संचार बहुत अच्छे तरीके से होने लगेगा। कांग्रेस पार्टी के लिए भी खाता खुलने जैसी स्थितियां दिखाई दे रही है। जो बहुत लंबे समय से 0-0 चल रहा था वो अब कम से कम 1 में बदल गया, चाहे रुझानों में ही सही। बिल्कुल, और यहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं ना कि राजनीति उम्मीदों की भी उम्मीदों पर ही टिकी रहती है, और आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी सी निराशा जरूर है क्योंकि रुझानों में वो बीजेपी से पीछे चल रही है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद यह है कि हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे यहां पर भी बढ़त आम आदमी पार्टी बनाएगी। लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक अच्छी बात यह है कि कांग्रेस का भी खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, लगभग 22 सीटों के रुझान आ गए हैं और 22 सीटों के रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, 13 सीटों पर अभी बढ़त बनी हुई है। देखिए, अभी बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन एक बात जरूर है, जिस ओर जो एग्जिट पोल्स जो इशारा कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसी ओर जो है वो जो रुझान है कम से कम जाते दिख रहे हैं। बीजेपी नेता जयराम विप्लव हमारे साथ हैं। जयराम जी, शुरुआती रुझान है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि नई दिल्ली सीट हो, जौनपुरा हो या कालकाजी हो, तीनों से ही आम आदमी पार्टी के 3 बड़े जो चेहरे हैं वो पीछे चल रहे हैं और बीजेपी आगे चल रही है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जनता का फैसला है और इस चुनाव को केजरीवाल ने तो अपने रेफरेंडम की तरह लिया था कि केजरीवाल के ऊपर पूरा चुनाव है, और पूरे चुनावी कैंपेन को देखें तो उन्होंने 10 साल में अपने एक काम को भी नहीं गिनाया, उल्टा केवल जहरीली बातें करते रहे। कभी यमुना में हरियाणा के लोगों ने जहर घोल दिया, कभी मुझे जान से मारा जा सकता है, कभी ईवीएम पे सवाल, कभी वोटर लिस्ट पे सवाल। तो इस प्रकार की राजनीति से लोग तंग आ चुके हैं। 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली को बहुत ही पीछे किया, और जो मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए, सफाई, सड़क, बिजली, पानी, उन सारे मुद्दों पर केजरीवाल की सरकार फिसड्डी साबित हुई है। इसलिए जनता ने अपना जनादेश उसी ओर दिया है। कल जो है आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जो है उनके विधायकों को, जो प्रत्याशी हैं, उनको खरीदने की कोशिश कर रही है। तो क्या जरूरत पड़ेगी इधर उधर कुछ करने की? कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता सबसे समझदार है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, और जिसको भी एक स्पष्ट जनादेश देती आई है। आप देख लीजिए, 2019 में 10 करोड़, 2022 में 25 करोड़, फिर 2024 में 20 करोड़, और अभी फिर 15 करोड़ की बात कर रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति एक्सपोज हो चुकी है। केजरीवाल का काम है हिट एंड रन, झूठ बोलते हैं, माहौल बनाते हैं और भाग जाते हैं। दरअसल वो अपने कार्यकर्ताओं को, उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं, उनको आज एकजुट रखने के प्रयास में है, क्योंकि एक भगदड़ मची हुई है उनके इलेक्शन एजेंट तक, और जो ये काउंटिंग एजेंट होते हैं उनमें एक भगदड़ का माहौल है। इन सबको समेटने की कवायद में केजरीवाल जुटे हुए हैं। तो देखिए, जो बीजेपी नेता हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एजेंट में कहीं ना कहीं उनका मनोबल डाउन ना हो जाए, उसको लेकर केजरीवाल ऐसी बात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे रुझान जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी दफ्तर में उत्साह जरूर है। जो बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जो है वो सुबह से जो कहीं ना कहीं एक उनको दिख रहा था कि पता नहीं क्या अभी होने वाला है। हालांकि अभी वो स्थिति थोड़ी थोड़ी बरकरार है, क्योंकि जब तक रुझान जो है वो परिणामों में परिवर्तित नहीं होंगे या एक स्टेबल पोजीशन में कम से कम 11-12 बजे तक की स्थिति नहीं आएगी, तब तक एक असमंजस की स्थिति जरूर है। लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता हैं फिलहाल रुझानों में कम से कम असंतुष्ट जो है वो नजर आ रहे हैं। पवन, एक प्रासंगिकता बनी रहेगी कार्यकर्ताओं के वहां पर होने की, और किसी को ये महसूस नहीं होगा, कंधे झुकेंगे नहीं, क्योंकि रुझान आते हैं तो वो निश्चित रूप से एक उत्साह, एक बूस्ट जरूर देखने को मिलता है, और इस बूस्ट का फायदा मिलेगा ये भी उम्मीद कर रहे हैं वहां पर मौजूद कार्यकर्ता। भीड़ बढ़ गई है पहले से। जो आज जब सुबह खड़े थे तो वहां इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे, अब मैं देख रहा हूं कि सिर नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा संख्या वहां पर हो गई है कार्यकर्ताओं की। देखिए, जाहिर तौर पर मैं आपको पीछे का पूरा दृश्य जो है वो आपको दिखा देता हूं कि यहां बीजेपी ने तमाम तरह की तैयारी की हुई है। बड़ी स्क्रीन है, उसमें तमाम जो चैनल्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं। उस